फिर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। हमने ये देखना है कि कैसे जो काइनेटिक एनर्जी है उसका टेम्परेचर के साथ कैसे रिलेशन बनता है। हमने पीछे लॉज में बात की थी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो हम जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, तो आज हमने ये देखना है कि गैस का हम जो स्टेट पढ़ रहे हैं वो गैसियस स्टेट है। तो हमने आज ये देखना है कि गैसियस स्टेट के अंदर कैसे जो है वो काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज होती है। ठीक है, तो हम जो अपना टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। आपने भी ऐसा करना है कि अपनी टेक्स्ट बुक जो है वो साथ खोल लें, पेज नंबर 64 जहाँ पर लिखा हुआ है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। वो पेज आप खोल लें, पेज नंबर 64। ग्राहम्स लॉ के जो नीचे 3.8 था टॉपिक, वो हमने आज पढ़ना है, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। पहले थोड़ी सी डेरिवेशन है उसको करते हैं, उसके बाद फिर हम थोड़ी सी थ्योरी है उसको चेक करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, जी बच्चों, आपके साथ ये स्क्रीन पे शो हो रहा है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। जहाँ पर हमने क्या किया है, हमने काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर में हमने ये देखना है कि कैसे काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज होती है टेम्परेचर के चेंज होने से। तो क्या है, कंसीडर द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है? ये वही काइनेटिक इक्वेशन है जो हमने पीछे पहले की थी। ये बिल्कुल वही इक्वेशन है जो पीछे हमने पहले पढ़ी थी। ये वही काइनेटिक इक्वेशन है, पी वी इज इक्वल टू 1/3 mn c² बार। ये मैंने आप लोगों की आसानी के लिए फिर से दोबारा लिख दिया है कि P जो है वो प्रेशर है, V वॉल्यूम है, M क्या है, एक मॉलिक्यूल जो गैस का होगा उसका जो वॉल्यूम होगा हम उसको किससे लिखेंगे, M से। अब जो N है वो क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टोटल जो सिस्टम के अंदर होंगे हम उसको क्या कहेंगे, N से लिखेंगे। ठीक है, तो ये काइनेटिक इक्वेशन है जिसको हमने क्या किया है, यूज किया है। काइनेटिक इक्वेशन को यूज करने के बाद हमने आज काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का जो रिलेशन है वो देखना है। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लें बस। कहता है पी वी इज इक्वल टू 1/3 mn c² बार। ये काइनेटिक इक्वेशन थी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हमने बात की थी कि जो है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी वो किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² के इक्वल होती है। तो वो कहते हैं फॉर वन मॉलिक्यूल द काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन। बच्चे सबसे पहले जो है आपने देखना है कि ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है। ठीक है, तो ट्रांसलेशनल मोशन को आप ध्यान से सुन लें, मैं यहाँ पर आपको बता ही सकती हूँ, फेस टू फेस समझा नहीं सकती। अब ये आपकी एफर्ट है कि आप कितना ध्यान से सुनते हैं। तो जो काइनेटिक एनर्जी है ना, वो कहते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी 3 फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, एक जो काइनेटिक एनर्जी है, ये आप लोगों ने फिजिक्स में देखा भी होगा कि काइनेटिक एनर्जी की 3 टाइप्स होती हैं। एक बच्चे वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है और एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, तो जो वाइब्रेशनल एनर्जी है ना, वो जब मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं तो उस वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है हम उसको वाइब्रेशनल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, और जो रोटेशनल है वो जब मॉलिक्यूल अपने एक्सिस के इर्द गिर्द ही क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, तो जो एनर्जी तब प्रोड्यूस होती है, जब जो एनर्जी तब यूज होती है हम उसको क्या बोलते हैं, रोटेशनल। अब बात आती है ट्रांसलेशनल एनर्जी की, जो गैस के एटम की है। कहता है जो गैस के एटम है उनके पास जो एनर्जी है वो कौन सी है, ट्रांसलेशनल एनर्जी है। अब ये कौन सी एनर्जी होती है, वो एनर्जी जब मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो जो एनर्जी उस टाइम पर यूज होती है हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल एनर्जी। तो कहता है जो गैस के एटम्स हैं इनके अंदर जो एनर्जी होती है, क्योंकि गैस स्टेट, गैसियस स्टेट में एटम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी हम उसको क्या कहेंगे, ट्रांसलेशनल एनर्जी कहेंगे।
और जो मोशन होगा वो कौन सा मोशन होगा, ट्रांसलेशनल मोशन। तो अगर मैंने काइनेटिक एनर्जी लिखनी है गैस के एटम की तो वो कौन सी एनर्जी होगी, एवरेज ट्रांसलेशनल एनर्जी, के स्टैंड फॉर काइनेटिक और ई स्टैंड फॉर एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो कहता है कि यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि एवरेज जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल है, 1/2 m v² के। v वेलोसिटी है गैस के एटम के लिए, हम वेलोसिटी को किससे लिखते हैं, c² बार से। तो हमने लिख दिया 1/2 m c² बार। ठीक हो गया, दो इक्वेशंस लिखी हैं अभी तक। एक कौन सी इक्वेशन है, ये जो बच्चा स्क्रीन पे कर रहा है मैंने इसको मीटिंग से निकाल देना है। ठीक है, बल्कि मैं निकाल ही देती हूँ आपको मीटिंग से। कंसिडर द इक्वेशन, कहता है पी वी इज इक्वल टू 1/3 m n c² बार। तो कहता है कि यहाँ पर हमने एक इक्वेशन ये लिखनी है और दूसरी इक्वेशन कौन सी लिखनी है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की। मैंने आपको बताया ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो गैस के एटम्स की होती है, जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उस वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है हम उस एनर्जी को ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो कहता है कि जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी थी गैस की वो किसके इक्वल थी, काइनेटिक एनर्जी के। 1/2 m v², हम v की जगह पर कौन सी वेलोसिटी लिखेंगे, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो ये क्या आ जाएगा 1/2 m c² बार। ई के क्या है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ई स्टैंड फॉर एनर्जी एंड के स्टैंड फॉर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि जो ऊपर इक्वेशन नंबर 1 थी काइनेटिक इक्वेशन, उसको लेना है जैसे पहले पकड़ा था वैसे पकड़ के। तो हमने उस इक्वेशन को क्या करना है, मल्टीप्लाई भी करना है 2 से और डिवाइड भी करना है। ये सेम स्टेप है जो हमने पहले भी किया था। ठीक है, पी वी किसके कहता है किसके इक्वल है, 2/2 इंटू 1/3 m n c² बार। कहता है कि यहाँ पर 2 से हमने मल्टीप्लाई भी किया है और 2 से हमने क्या किया है, डिवाइड भी किया। हो गया डिवाइड भी और मल्टीप्लाई भी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पीछे ये स्टेप सारे सेम हैं। हमने जब क्या किया था 2/3 को बाहर निकाल लिया था और 1/2 को, वकार आप पहले भी एंटर हुए हैं फिर आपने मीटिंग को लीव किया, एक ही दफ़ा मीटिंग ज्वाइन किया करें, बार बार ये हरकतें ना। अच्छा क्या कहता है, वो कहता है पी वी इज इक्वल टू 2/3 n 1/2 m c² बार। यहाँ तक समझ आ गई। हमने 2/3 n जो है उसको क्या किया है, बाहर निकाल लिया। n क्या थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब जो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास चीज रह गई है वो क्या रह गई है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी रह गई है, जो क्या थी 1/2 m c² बार था। ठीक हो गया, अब हमने क्या कहा था कि 1/2 m c² बार किसके इक्वल है, ई के। ई के क्या थी, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो जो हमारी इक्वेशन नंबर 4 है वो क्या बन जाएगी, पी वी इज इक्वल टू 2/3 n एंड किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ई के। ई के क्या है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब वो कहता है कि जहां पर हमने n लिखा हुआ है, n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर हम सपोज करते हैं कि हमारे पास गैस का 1 मोल था, जब हमारे पास गैस का 1 मोल था तो उस 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू एन ए। एन ए किस लिए है, एवोगाड्रोस पार्टिकल के लिए। तो हमने इक्वेशन नंबर 4 को क्या कर दिया, पी वी इज इक्वल टू 2/3 n और साथ क्या कर दिया, उसी n को हमने एन ए कह दिया, क्योंकि हमने ये सपोज किया है कि जो गैस हम यूज कर रहे हैं उस गैस के अंदर 1 मोल था और उस 1 मोल के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितने होते हैं, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक हो गया, तो इक्वेशन नंबर 5 तक क्या किया हमने, पी वी इज इक्वल टू 2/3 na इंटू ई के। 2/3 कॉन्स्टेंट है, एन ए एवोगाड्रोस नंबर है और ई के क्या है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। अब हमने पीछे जब जनरल गैस कांस्टेंट पढ़ा था तो वहां पर हमने पढ़ा था कि जनरल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। लेकिन जब हम ऊपर कह रहे हैं कि गैस का 1 मोल यूज हुआ है तो n किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो हम इस इक्वेशन को यूं भी लिख सकते हैं, पी वी इज इक्वल टू आर टी व्हेन n इज इक्वल टू 1 मोल। जब गैस का 1 मोल होगा तो n इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो पी वी इज इक्वल टू आर टी। ठीक हो गया, तो अब हमने इक्वेशन नंबर 5 में जहां पर पी वी लिखा है हम वहां पर क्या लिखेंगे, आर टी लिखेंगे। आर टी इज इक्वल टू 2/3 NaE ठीक है, तो अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। जी, तो हमने क्या किया, जहां पर PV लिखा हुआ था वहां पर RT लिख दिया। RT इज इक्वल टू 2/3 NaE ठीक है।
अब उसने क्या किया है, उसने ई के को एक साइड पे रखा है और दूसरी साइड पे वो सारी चीज़ों को ले गया, उसने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो क्या बन गया 3R/2Na/T। ठीक हो गया। तो कहता है R जो है वो क्या है, हमारे पास जनरल गैस कांस्टेंट है, Na जो है वो एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, 3b कांस्टेंट था और 2b कांस्टेंट था। तो यहाँ पर जो है हमने ये देखा कि जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और कहता है कि किसके दरमियान है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी जो है दोनों क्या है आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक हो गया। ये बात जो है वो हमने सीखी है। ठीक है। तो हमने पीछे भी यही बात की थी, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है। हमने आज ये बात की है कि जो गैस के एटम है इनके अंदर जो मोशन होता है वो ट्रांसलेशनल मोशन होता है। ट्रांसलेशनल मोशन कौन सा मोशन है, जिसमें मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। हमने पढ़ा था गैस के अंदर एटम्स जो हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं, उनकी जो पोजीशन है वो क्या होती है, चेंज होती है। तो कहता है इन गैसेस एंड लिक्विड टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। कहता है कि गैसेस के अंदर जो टेम्परेचर है वो किस चीज़ का मेजर है, ट्रांसलेशनल एनर्जी का, क्योंकि मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। लेकिन सॉलिड के अंदर जो टेम्परेचर है वो किस चीज़ का मेजर है, वाइब्रेशनल एनर्जी का, क्योंकि सॉलिड्स के अंदर जो एटम है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, जहां पर वो फिक्स होते हैं वहां पर ही मूव करते हैं। यही वजह है कि सॉलिड जो है उनकी डेफिनेट शेप होती है, उनका डेफिनेट टेक्सचर होता है, क्योंकि उनके एटम की जो लोकेशन है वो चेंज नहीं होती, क्योंकि सॉलिड के एटम के दरमियान जो डिस्टेंस है वो नहीं होता। लेकिन गैसेस और लिक्विड्स में डिस्टेंस होता है, इस वजह से मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो अगर हमने गैसेस और लिक्विड की बात की तो जब हमने उनका टेम्परेचर देखना है तो हमने कहना है जितनी उनकी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही उनका क्या होगा, टेम्परेचर। लेकिन कहता है सॉलिड के केस में अगर बात की जाए तो जो एनर्जी है वो क्या है, वाइब्रेशनल एनर्जी है, क्योंकि सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे। ये मैथमेटिकल स्टेप्स थे कुछ जो मैंने आप लोगों के साथ स्क्रीन पे शेयर किए हैं, और बाकी जो है वो थ्योरी है, वो भी जो है वो आप लोगों ने, मैंने आपको कहा है कि अपनी बुक खोलें और बुक से देखें। ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया है। एक मिनट। अच्छा, ऐसा है कि आपकी बुक पे पेज नंबर 65 है, वहाँ पर आप लोगों ने बच्चों जाना है, और मैं भी बुक खोलती हूँ, आप भी बुक खोल लें, ताकि जो पेज नंबर 65 है वहाँ पर जो हमने एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पढ़ी है उसके बारे में देख लें कि वो होती क्या है। बच्चों ये आज स्क्रीन पे आप लोगों के साथ शेयर हो रहा है एवरेज काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। टाइम से जो है वो क्लास को ज्वाइन किया करें, ये 10-10 घंटे बाद आपको याद ना आए। ठीक है। तो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर क्या था, कहते हैं अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी ऑफ गैसेस the molecule of the gas move randomly. They collide among themselves with the wall of the vessel and change their direction. ये सारी वो बातें हैं जो हमने पीछे याद की थी। The collision are elastic, ये भी हमने बताया था कि क्योंकि गैस के एटम की जो एनर्जी है वो एक्सचेंज तो होती है, लेकिन सिस्टम की एनर्जी है, अगर गैस आइडियल है तो वो सेम रहेगी। उसने यही बात की है, और उसने कहा कि जो प्रेशर उस पर लग रहा है वो क्या प्रेशर है, वो फोर्स है जिससे एटम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। फिर उसने क्या किया है कि ये वाली इक्वेशन लिखी है। ठीक है। पी वी इज इक्वल टू 1/3 mn c²। फिर उसने जो सारी कैलकुलेशंस मैंने अभी आप लोगों को करके दी हैं, ये सारी कैलकुलेशंस यहाँ तक वही हैं। आपने जो मैंने क्या कैलकुलेशंस की हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप पे, तो आपने वो देख लेंगे। सिर्फ यहाँ तक देखें कि जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि आर भी कांस्टेंट है, एन ए जो एवोगाड्रोस नंबर है वो भी क्या है, कांस्टेंट। तो
कहता है द इक्वेशन नंबर 27 इक्वेशन कौन सी है, जो एंड वाली इक्वेशन, जिसमें वो कह रहा है कि गिव्स अ न्यू डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू विच द केल्विन टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। कि अगर एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है गैस के अंदर, जितनी ट्रांसलेशनल एनर्जी बढ़ेगी उतना ही क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर। This suggests that a change in temperature means the intensity of the molecular motion। कहता है कि अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, गैस की बात कर रहे हैं, अगर गैस के अंदर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है कि गैस के एटम के अंदर जो मोशन है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। When the heat flows from one body to another, the molecule in the hotter body give some of their kinetic energy through collision to the molecule in the colder body। ये बात हमने पैसे भी देखी हुई है कि जो काइनेटिक एनर्जी है या हीट ट्रांसफर जब होता है, तो जहां पर एक बॉडी है जिसकी हीट ज्यादा है और एक बॉडी है जिसकी हीट थोड़ी है, तो जहां पर हीट ज्यादा होगी वहां से हीट कहां पर जाएगी, जहां पर हीट थोड़ी होगी। तो यहाँ पर भी कहता है वैसे ही होगा, जहां जिन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम है और जिन मॉलिक्यूल की एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो ज्यादा से हीट कहां पर जाएगी, थोड़ी की तरफ। This process of flow of heat continue until the average kinetic energy of all the molecules become equal. This equalize the temperature of two both bodies। कहते हैं तब तक ट्रांसफर होता रहेगा टेम्परेचर एनर्जी जब तक दोनों बॉडीज की जो हीट है वो सेम ना हो जाए। अब बच्चे ये जो नीचे लाइन लिखी हुई है ना, इसको आप लोगों ने अंडरलाइन कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है इन गैसेस एंड लिक्विड टेम्परेचर इज द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। कहता है गैसेस और लिक्विड्स के अंदर अगर हमने टेम्परेचर को क्या करना है, मेजर करना है, तो हमने उस गैस के एटम की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी देखनी है। लेकिन सॉलिड के अंदर अगर हमने टेम्परेचर को देखना है तो हमने उन एटम की वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी देखनी है, क्योंकि सॉलिड्स के अंदर क्या होता है कि एटम्स जो हैं मूव नहीं करते, अपनी जगह पर फिक्स होते हैं, वो सिर्फ अपनी जगह पर क्या कर रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यू बनता है, तो आपने ये दोनों लाइंस को क्या कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है। इन गैसेज एंड लिक्विड, बुक खोल लें आप भी अपने साथ, मेरे साथ अपनी बुक, और इसको देखें। In gases and liquid, the temperature is the measure of average translational kinetic energy of molecules. In solid, where molecule cannot move freely, temperature become a measure of vibrational kinetic energy। ठीक है, keeping in the view this kinetic interpretation of temperature, we have a way of looking at absolute zero of temperature. It is the temperature at which molecular motion ceases। अब वो पीछे वाले जो हमने absolute zero की बात की थी, जो हमने कहा था -273.16 डिग्री सेल्सियस है, तो उसने कहा कि एब्सोल्यूट जीरो भी जो है वो अनअटेनेबल है, वो अटेन नहीं हो सकता, क्योंकि वो बहुत लोएस्ट टेम्परेचर है। उस टेम्परेचर पे पहुंचने से पहले ही जो गैस है उसकी फिजिकल स्टेट क्या हो गई थी, चेंज हो गई थी। एनी हाउ करंट अटेम्प्ट हैव रिजल्टेड इन द टेम्परेचर एज लो एज 10-5 केल्विन। कहते हैं जितना लोएस्ट टेम्परेचर हम अभी तक जो हमने अचीव किया है वो कितना है, 10⁻⁵ बहुत कम है ये, इतना टेम्परेचर कहता है हमने अभी तक अचीव किया है, अटेन किया है। इससे कम टेम्परेचर हम अटेन नहीं कर सकते। इससे कम टेम्परेचर पे जाते जाते जो फिजिकल स्टेट है गैस की वो चेंज हो जाती है और गैस जो है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। ये था आज का टॉपिक, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। तो आप लोगों को समझ आ गया है? अगर नहीं आया तो मैं आप लोगों को अनम्यूट करती हूँ, अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। जी बच्चे, आप लोगों को मैंने अनम्यूट कर दिया है, किसी बच्चे का कोई सवाल है, किसी से समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता है। ये ट्रांसलेशनल मोशन है, ये स्ट्रेट लाइन मोशन होगा मॉलिक्यूल्स का? हाँ जी, स्ट्रेट लाइन नहीं कह सकते हम, ये कह सकते हैं कि एक जगह से जब वो दूसरी जगह जा रहे हैं तो जो मोशन वो होगा, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और स्ट्रेट लाइन नहीं भी हो सकता। मतलब कहने का ये है कि एक जगह से दूसरी जगह जब एटम्स जा रहे हैं तो मोशन तब जो एटम्स का होगा वो ट्रांसलेशनल मोशन होता है। आपने फिजिक्स में भी इसकी डेफिनेशन देखी होगी। जी बच्चे। मैम एक्सप्लेनेशन में 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी की है। एक्सप्लेनेशन में 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि हमने ये डिराइव करना था
कि जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप देखें जब हमने 2 से मल्टीप्लाई भी किया और 2 से डिवाइड भी किया है, ये जो बच्चा हैंड रेज कर रहा है ये मेरे से सवाल पूछ सकता है, हैंड रेज नहीं करना, सवाल पूछना है, ठीक है। तो 2/3 मल्टीप्लाई करने का मतलब ये था कि जब हमने मल्टीप्लाई किया तो एक जो टर्म हमने बाहर निकाली है वो 2/3n है। जब ये टर्म 2/3n बाहर निकल आई है तो बाकी जो 1/2 mc² बार है ये काइनेटिक एनर्जी हो गई है। इस वजह से हमने 2 से मल्टीप्लाई भी किया, 2 से डिवाइड किया है अपनी इक्वेशन को सीधा बनाने के लिए, जैसे पीछे हमने किया था जब बॉयल्स लॉ डिराइव किया है, चार्ल्स लॉ किया है, एवोगैड्रोस लॉ किया, वहां पर भी हमने ऐसे किया था। अब हमें PV RT बता दे। बच्चे हमने पीछे जनरल गैस इक्वेशन पढ़ी थी ना, याद है ना, जब मैंने आप लोगों को डिराइव कराया था PV = nRT, तो मैंने कहा था कि जो n है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। अब जब मैं ये कह रही हूँ कि गैस का 1 मोल इस्तेमाल हुआ है तो जो n की वैल्यू है वो 1 होगी ना, 1 होगी, तो क्या हो जाएगा, PV = क्या होगा इसका आंसर। रुकिए जरा मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ, आपको फिर समझ आएगी। PV = RT, ये आ जाना भाई, क्योंकि गैस जो है उसका हमने 1 मोल यूज किया। ये देखें आपको यहाँ पर बच्चे स्क्रीन पे शो हो रहा है PV = RT, N = 1। जब N का 1 मोल है तो हमने N को नहीं लिखा, हमने सिंपल लिख दिया PV = RT, क्योंकि 1 मोल इस्तेमाल हुआ है, 1 को लिखें ना लिखें फर्क नहीं पड़ता। फिर हमने उसी PV की जो वैल्यू है ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 5 में लिखी है, जहां पर PV लिखा था वहां पर क्या लिखा है जी बच्चे, क्या लिखा है, RT। हाँ जी, ये बात है, क्योंकि PV अब किसके इक्वल आ गया है, RT के इक्वल आ गया जब गैस का 1 मोल होगा। और किसी बच्चे का सवाल। अभी लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता। अभी तक जो लॉन्ग क्वेश्चन हमने किए हैं चैप्टर में वो हैं एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है, उसके बाद ग्राहम डाल्टन्स लॉ, और आगे जो आएगा प्लाज्मा की एप्लीकेशंस पढ़नी है हमने, वो लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मा आएगा आगे, जो हमारा लास्ट टॉपिक रह गया चैप्टर 3 का, तो वो लॉन्ग क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। जैन इससे यासिन, रिलेटेड मैम ये लाइन attempts have resulted in temperature as low as Paris for -11। बच्चे क्या कह रहे हैं, कौन से वाली लाइन, किस लाइन की ये बात, लास्ट पे जो है टेरिस पर अच्छा माइनस ठीक है ठीक है, कहती -5 केल्विन। मैं बताती हूँ, कहता है कीपिंग इन व्यू दिस काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, कहते हैं कि जब हमने क्या किया है कि इस काइनेटिक एनर्जी को पढ़ा है, तो हमने कहा था जब हमने एब्सोल्यूट जीरो पढ़ा था तो हमने कहा था एब्सोल्यूट जीरो कौन सा पॉइंट है, -273.15 डिग्री सेल्सियस, यही कहा था हमने। उसने कहा है कि जो ये टेम्परेचर है ये बहुत लोएस्ट टेम्परेचर है और ये अटेन नहीं होता, अनअटेनेबल टेम्परेचर है। कहता है अभी तक जो टेम्परेचर हमने अटेम्प्ट किया है कि हमें अचीव हो जाए वो कितना है, 10⁻⁻5 केल्विन। कहता है एनी हाउ करंट एंड टेम्परेचर हैव रिजल्टेड इन टेम्परेचर एज लोएस्ट एज 10⁻⁻5 केल्विन। एब्सोल्यूट जीरो अनअटेनेबल है, क्योंकि जब हम एब्सोल्यूट जीरो तक जाते हैं तो उससे पहले ही जो गैस की फिजिकल स्टेट है वो चेंज हो जाती है। जी बच्चे, ये जो है ये बहुत लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू में कि कौन सा पॉसिबल लोएस्ट टेम्परेचर है तो 10⁻⁻5 केल्विन है वो। ओके और बच्चे असेसमेंट जो है उसको जरा खोल लें ताकि हम उसको भी देख लें। असेसमेंट अपनी अपनी एलएमएस जो है लैपटॉप पे या जिस पे भी आपके फोन पे में भी होगी तो वो देखें ताकि असेसमेंट फिर हो जाए एक दफा डिस्कस। रुकें जरा, जी जो पहला क्वेश्चन था वो क्या था, ये ऐसा है मुझे लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन ना सेकंड ईयर के आप में आ गए हैं। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड, ये तो चैप्टर मैं नहीं पढ़ा रही आपको, ये कौन सा वाला चैप्टर पढ़ रहे हो आप साथ, मैडम हम 7 वाला पढ़ रहे हैं। तो ये एमसीक्यूज तो सेकंड ईयर के हैं फिर भी तो सुनो जी।
चैप्टर 6 में से भी आते हैं सर। अच्छा, चैप्टर 6 तो आप लोगों ने छोड़ दिया है ना, आप लोग नहीं पढ़ रहे क्योंकि वो सर ने असाइनमेंट शुरू करा दिया है। जी मैडम। जी जी